हेलो एवरीवन। पॉलिटी में हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रीएम्बल। तो मिशन बेस में पॉलिटी का एंड करते हैं प्रीएम्बल से। इसको सबसे लास्ट में इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि प्रीएम्बल एक तरीके का समरी है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा वो आपको प्रीएम्बल पढ़ने से पता चलेगा। प्रीएम्बल में जिन वर्ड्स का यूज करा है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर के बारे में बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल एक इस तरीके से लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, क्या करने के लिए? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब। अब ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है कि पूरा आपको लिखने को कहीं नहीं देगा। आपको कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हो रहा कि आप प्रीएम्बल लिखिए 5 नंबर 5 मार्क्स इस पे हैं, प्रीएम्बल लिखिए चलिए, नहीं, आपसे ऐसा कोई नहीं कहने वाला कि प्रीएम्बल लिखिए। लेकिन फिर पढ़ा क्यों रहे हो? प्रीएम्बल के अंदर जिन वर्ड्स का यूज करा है क्या आप उन्हें समझते हो? पहले बात तो ये कि प्रीएम्बल के अंदर कौन कौन से वर्ड्स का यूज करा हुआ है, क्या आप उन्हें जानते हो? दूसरा, क्या आप उन्हें समझते हो? दोनों के लेवल पे सवाल बनते हैं। एक सवाल का नेचर ये होगा कि प्रीएम्बल में इनमें से किस बात का जिक्र है, किस बात का जिक्र नहीं है। दूसरा, प्रीएम्बल में जिस बात का जिक्र है उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में आप कितना जानते हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी इंडियन सिटीजन्स की बात करी गई है, तो क्या वर्ड की यूज करा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल किसके लिए है? किसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं बल्कि पब्लिक के लिए है। क्या बात करी गई है, किन वर्ड्स का यूज करा गया है, यदि हम आइडेंटिफाई करें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। व्हाट इज द नेचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एज ए सोवरेन कंट्री, एज ए सोशलिस्ट कंट्री, एज ए सेक्युलर कंट्री, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एज ए रिपब्लिक कंट्री डिस्क्राइब करता है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल हमें कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बताएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेक्युलर कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सॉवरेन कंट्री। इसके अलावा यहाँ पर जस्टिस की बात करी गई है। कौन सा जस्टिस की बात है, लिबर्टी, कौन सी लिबर्टी की बात है, इन सब बातें करी गई है। पहले बात करते हैं, एक एक का मीनिंग समझते हैं। सॉवरेन का मीनिंग क्या है? इसी तरीके से आपसे सोवरेन का मीनिंग क्या है? इसी तरीके से एक वर्ड है सेक्युलर, एक वर्ड है सोशलिस्ट, एक वर्ड हो गया आपका रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक का मीनिंग होता है जिस देश का पहला सिटीजन पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुना जाता है उसको बोलते हैं रिपब्लिक। यहां पर देखिए रिपब्लिक, नेचर क्या है हमारा? रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब हो गया हमारा जो हेड है कंट्री का, हेड ऑफ कंट्री शुड बी इलेक्टेड। इट मे बी डायरेक्टली इलेक्टेड, इट मे बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जैसे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, यूएसए का प्रेसिडेंट है वो आपका डायरेक्ट इलेक्टेड है। तो जैसे रिपब्लिक के एग्जांपल क्या हो गए? इंडिया, यूएसए। यूनाइटेड किंगडम में चले जाओ, वहाँ का जो फर्स्ट सिटीजन है, वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है, वहाँ का जो हेड ऑफ कंट्री है वो वहाँ की रानी है, महारानी, जन नाम सुना होगा महारानी एलिजाबेथ, इन सब का। तो वहाँ की जो क्वीन है वो उसका वहाँ की हेड है, लेकिन वो हेड इलेक्टेड नहीं है, वो तो चला आ रहा है, वहाँ प्रजातंत्र चला आ रहा है। यहाँ पर आपको गणतंत्र है, तो प्रजातंत्र नहीं, क्या चाहिए आपको?
गणतंत्र। तो गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? गणतंत्र दिवस आप मनाते हैं 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? द हेड ऑफ कंट्री शुड बी इलेक्टेड। प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ पर हेड कौन? हेड ऑफ कंट्री कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या हमारे इलेक्टेड होता है? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय पब्लिक। और पब्लिक के थ्रू ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इलेक्टेड होता है। जैसे यूएसए में डायरेक्ट, इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का गवर्नेंस में इनरोलमेंट। देखो डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है। यदि हम बात करें डेमोक्रेसी की, एक होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होगा आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जैसे इंडिया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहां पर किस स्कीम को चलाना है, किस स्कीम को नहीं चलाना, किस स्कीम को बंद करना है, कौन सा प्रोग्राम चलाना है, किसको बंद करना है, ये डिसाइड पब्लिक यदि डायरेक्टली करे तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वरना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि इनडायरेक्ट कैसे? क्योंकि पब्लिक ने किसको चुन लिया? अपने रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे आपके गवर्नेंस या गवर्नमेंट को चलाता है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नेंस को सीधे सीधे चलाने का अधिकार इसको होगा, पब्लिक। वी द पीपल ऑफ इंडिया फॉलो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी फॉलो, वी पीपल ऑफ इंडिया, हमारा नेचर क्या है डेमोक्रेसी का? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी डिसीजंस लेते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। हमारा काम खत्म, हमने इनको चुन लिया हमारे बिहाफ पे। आपका एमपी आपके निर्वाचन क्षेत्र के आपके बिहाफ पे, आपका एमएलए आपके असेंबली के, अपनी असेंबली के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। वहाँ फिर आपसे फोन करके नहीं पूछेगा कि मैं इस बिल पे साइन करूँ नहीं करूँ। आपने चुन लिया, आपका काम खत्म। गवर्नेंस में उसका पार्ट है। जबकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट गवर्नेंस, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नेंस में सीधे, जिसमें यहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक कैसे इनरोल होगी? जैसे पब्लिक को इशू होगा प्लेबिसाइड का, वापस बुलाने का अधिकार, रेफरेंडम का अधिकार। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल क्या हो गए? रेफरेंडम, ये सब। अभी इंडिया में रेफरेंडम की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपने एक बार चुन लिया। तो यहाँ पर बात करें तो डेमोक्रेसी कौन सी होगी हमारे पास? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है यदि कोई कंट्री किसी के अंडर नहीं हो। जैसे इंडिया सॉवरेन कब हुआ? 1947, स्पेशली 1950 के बाद थोड़ा पार्शियली सॉवरेन हो गया। मतलब हम किसी के कंट्रोल में नहीं हो, नो एनी डोमिनेंस, किसी के डोमिनेंस में ना हो, तो उसको बोलते सॉवरेन। जैसे ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल अंडर में था, उसका डोमिनियन स्टेट था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप बार बार डोमिनियन स्टेट की मांग पढ़ते होंगे, स्पेशली आपके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट तक। तो वो डोमिनियन स्टेट का मतलब ही होता है कि कंट्री सॉवरेन नहीं है। ठीक है, यदि कोई कंट्री खुद अपने आप में सुपीरियर है, तो किसी पावर के अंडर नहीं है, किसी का डोमिनियन नहीं है, तो उसका मीनिंग होता है सोवरेन। सेक्युलर का मीनिंग होता है गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं है, न गवर्नमेंट किसी को धर्म को सपोर्ट करती है। जैसे पाकिस्तान हो गया, वो सेक्युलर नहीं है, वो मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश हो गया, वो मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का जो रिलीजन है वो है मुस्लिम रिलीजन। जैसे आपका म्यांमार हो गया, वो बुद्धिस्ट कंट्री है, क्योंकि वहाँ की म्यांमार की गवर्नमेंट का जो रिलीजन है, जिस रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, वो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो वहाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करा जाता। भले ही हिंदू रिलीजन मेजोरिटी में है, लेकिन किसी को फॉलो नहीं करा जाता। तो सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट किसी रिलीजन को ना तो फॉलो करती है, ना ही फॉलो सपोर्ट करती है। नाइदर फॉलो
और नॉर सपोर्ट टू एनी रिलीजन। जबकि सोशलिस्ट होने का मीनिंग क्या है? सोशलिस्ट होने का बच्चा मीनिंग हो जाएगा आपका समाजवाद। जब रिसोर्सेस पे किसका अधिकार हो? गवर्नमेंट का अधिकार हो, तो वो होता है आपका सोशलिस्ट कंट्री। ये रिसोर्सेस पे गवर्नमेंट का अधिकार हो, या यूं बोले इनइक्वलिटीज मिनिमाइज हो। सेक्युलर कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री। अब सोशलिस्ट कंट्री कहाँ? हम एक सोशलिस्ट कंट्री हैं। आपको डीपीएसपी में हमने कई सारे आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 47 ये सारे आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को हमारे यहाँ पर सोशलिस्ट बनाते हैं। क्योंकि आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 47 सब में बातें सोशलिस्ट एंगल से करी हुई है, ये सोशलिस्ट बातें वहां पर करी हुई है। तो नो डाउट इंडिया का नेचर क्या थे? थोड़ा बहुत सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी हमने पढ़ा है, तो नो डाउट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा? सोशलिस्ट। यही तो बात यहाँ पर बात करी गई है इसमें। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, जिसका जिक्र कहाँ पर है? हमने दिखा, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर सोशलिस्ट है, भाई कहाँ पर है? बात ये रहा ना डीपीएसपी में 38, 39, 41, 42, 43, 47 सारे आर्टिकल सोशलिस्ट से डील करते हैं। इसी तरीके से इंडिया का नेचर आपने कह रहे हो कि प्रेएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है, तो बताओ सेक्युलर नेचर कहाँ पर देखने को मिलता है? देखने को मिलता है आर्टिकल 44 सोवरेन, आपका आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक जैसे की बात करी गई है। जो सबके लिए एक जैसे कानून की बात कौन करेगा? जो सेक्युलर होगा। इसी तरीके से रिपब्लिक का जिक्र कहाँ पर मिलता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मिलता है। डेमोक्रेसी का इलेक्शन, डेमोक्रेटिक होने का आपको कहाँ पे मिलता है? आपके जब इलेक्शंस आते हैं, एमपी एमएलएस के इलेक्शन होते हैं। इसी तरीके से सोवरेनिटी की बात आती है, तो आपका ये बात भी आप आर्टिकल 1, 2, 3 में पढ़ सकते हैं। तो ये सारा आपको यहाँ पर आपके किसी न किसी आर्टिकल में कोई ना कोई सा ये एंगल दिखता होगा। ये पूरे रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और सोवरेन, जब हमारा जो शुरुआत में जो आपका जो प्रियम्बल साइन हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में केवल सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जिक्र था। सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक और वर्ड है इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड्स को बाद में जोड़ा गया। सोशलिस्ट, यहां पर देखिए आप, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तीन वर्ड बाद में जोड़े गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स को हमारे यहां पर इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद बात करें प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल बात जस्टिस की बात करता है। प्रियम्बल में बात करी गई है बेटा जस्टिस की। तो कौन से जस्टिस की बात प्रियम्बल में करी गई है? तो प्रियम्बल में बात करी गई है, ध्यान रखना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीनों जस्टिस की बात करी गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कई बार कंफ्यूज कर देता है। प्रियम्बल में केवल सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है, तो हमें यह तो बता दो कि कहां पर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर की गई है? यह तो समरी है बेटा। पॉलिटिकल जस्टिस की बात फंडामेंटल राइट्स में, जबकि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में की हुई है। ये दोनों आपको पढ़ा दिए हैं। द फंडामेंटल राइट्स आपके पॉलिटिकल जस्टिस से डील करते हैं, जबकि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात आपके इससे करी गई। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये समरी है। तो इसका ये समरी है, तो कहीं ना कहीं थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप का जिक्र कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ होगा। जैसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का जिक्र डीपीएसपी में, पॉलिटिकल जस्टिस का जिक्र आपके कहां पर
फंडामेंटल राइट में। तो थॉट एंड एक्सप्रेशन का जिक्र, थॉट एंड एक्सप्रेशन का जिक्र हुआ था आपके, थॉट एंड एक्सप्रेशन का जिक्र हुआ था आपके आर्टिकल 19 में, जबकि बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, राइट, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बात करी थी हमने आर्टिकल 19। इसी तरीके से आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेशन, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस, तो उसी की तो बात है। बिलीफ मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फेथ, बिलीफ एंड फेथ, वर्शिप यानी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। समझ में आ गया अब आपको? ये पूरा जिक्र आर्टिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप आपके वहां पर। इक्वलिटी की बात करी गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट एमंग ऑल देम। अब यहाँ पर इक्वलिटी की बात कहाँ कहाँ पर करी गई है? इक्वलिटी की बात करी गई है आपके कई सारे आर्टिकल्स में, जैसे आर्टिकल 15 में बात करी गई है जेंडर बेसिस पे इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए हम रिजर्वेशन का पॉलिसी ला सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 39 में बात करी गई है, हमने लास्ट में जो डीपीएसपी का लेक्चर था उसमें पढ़ा था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो इक्वलिटी को ही प्रमोट करता है। इसी तरीके से डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर पर्सन की इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात कहाँ पर करी गई है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिकल 21 में, जबकि इंटीग्रिटी और यूनिटी का भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का, जबकि इंडिविजुअल की डिग्निटी का, जबकि कंट्री का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी वर्ड अभी हमने बात करी थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुड़ा था। तो दो तरीके से सवाल बनेंगे, देखो कि प्रियम्बल में किन किन बातों का जिक्र है। और प्रियम्बल में एक तो जिक्र है आपके सोवरेन, सोशलिस्ट, डीपीएसपी में जिक्र सेक्युलर आर्टिकल 44, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस होते हैं एमपी एमएलएस के, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी में इसका जिक्र है, पॉलिटिकल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, जबकि लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप आर्टिकल 25, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल आपके 39, एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन का जिक्र करा है इंटीग्रिटी का आर्टिकल 1 में, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि इंडिया से कई सारे स्टेट्स निकल सकते हैं लेकिन इंडिया को डिवाइड नहीं करा जा सकता। तो ये सारे वर्ड्स का यूज करा हुआ है। मैंने कहा, वापस मैं समराइज कर रहा हूँ कि प्रियम्बल एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल में जो जो वर्ड्स यूज करे गए हैं वो कहीं ना कहीं एज ए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्क्राइब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में। एक सवाल ये भी बनता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि किस दिन प्रियम्बल को अडॉप्ट करा गया, तो वो बेटा वो दिन था 26 नवंबर 1949। कई बार पूछ लेता है, याद रखिएगा ये डेट भी। तो प्रियम्बल में एक डेट का भी जिक्र है, वो डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949। तो ये आपके यहाँ पर प्रियम्बल हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्या प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट प्रियम्बल। तो केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में साफ बोल दिया गया है, 1973 के केशवानंद भारती केस में बोला गया है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रियम्बल में यानी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 368 में इसके चेंजेस कर सकते हैं और आर्टिकल 368 के अंदर इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो कौन सा केस है? 1973 का केशवानंद भारती केस ये डिक्लेयर करता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ये लगता है कि ये तो बाहर से आया है तो क्या ये पार्ट है या नहीं है, तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। प्रियम्बल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
और इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। देखो, एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 3 तरीके से करा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हमने बोरो करा था साउथ अफ्रीका से। ये कंसेप्ट हमने, जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसको बोरोड करा था आपके साउथ अफ्रीका से, ये कंसेप्ट लिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में करा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। एक, सिंपल मेजॉरिटी। एक, स्पेशल मेजॉरिटी। एंड स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट्स अप्रूवल। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर प्रेजेंट मेंबर्स का, पार्लियामेंट में केवल प्रेजेंट मेंबर्स का सिंपल मेजॉरिटी का जरूरत पड़ता है, यानी 50% एंड मोर, 50% मोर सीट्स जो भी प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनका आधे से ज़्यादा मिल जाए। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या उसको रद्द करना है, कोई भी प्रोविजन हो गया, जैसे किसी स्टेट की बाउंड्री में चेंज करने हैं, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग में, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में कुछ चेंज करने हैं, पार्लियामेंट की कोरम में कुछ चेंजेस करने हैं, पार्लियामेंट में सैलरीज में कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये सारे, कई सारे इसमें सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस हो सकते हैं। जबकि स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत आपको पड़ती है, और एक स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हो गया आपका एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स इसमें अप्रूव है। जबकि तीसरे केस में स्पेशल मेजोरिटी तो है ही सही, 2/3 मेंबर्स आपको सपोर्ट करें, जबकि स्टेट्स का भी अप्रूवल मिलना चाहिए। जबकि कितने स्टेट्स का? एटलीस्ट 50% स्टेट्स शुड एग्री विथ सिंपल मेजोरिटी। समझिए इस चीज को। कोई भी अमेंडमेंट आया और वो यदि अमेंडमेंट ऐसा है जो हमारे फेडरलिज्म से जुड़ता है, तो नो डाउट इसमें कुछ पार्लियामेंट अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, उसमें स्टेट्स की भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम हर स्टेट का इंतजार नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो भी अमेंडमेंट जो फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है, जैसे फेडरलिज्म से कौन कौन जुड़ा हुआ है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें MP MLA दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंजेस करने हो, जैसे शेड्यूल 7 में कुछ चेंज करने हो, जैसे अकेले आर्टिकल 368 में कुछ चेंजेस करने हो, ठीक है, या सेंटर स्टेट रिलेशन के कोई भी मैटर होता है वहाँ पर कुछ चेंजेस करने हो, तो ऐसे में ऐसी 6 से 7 कंडीशंस जो फेडरलिज्म से जुड़ती है, उसमें यदि अमेंडमेंट करना है तो 2 अप्रूवल जरूरी है। पहला, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, जिसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल विथ 2/3 मेजोरिटी, पार्लियामेंट्स अप्रूवल विथ 2/3 मेजोरिटी, एंड स्टेट के लेवल पे, स्टेट्स के लेवल पे एटलीस्ट 50% स्टेट्स, यानी 14 एंड मोर। भाई 28 स्टेट है तो 14 या 14 से 14, एटलीस्ट 14 या 14 से ज़्यादा स्टेट्स, एटलीस्ट 50% स्टेट्स शुड
अप्रूव्ड कंसर्निंग अमेंडमेंट, लेकिन इनको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, यानी स्टेट असेंबलीज में सिंपल मेजोरिटी से भी ये पास हो जाए। देखो, एक तो सेंटर के पास जाएगा तो लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग 2/3 मेजोरिटी से जाएगा, जबकि सभी स्टेट के पास जाएगा। अब हर स्टेट का अप्रूवल का इंतजार नहीं कर सकते, बस हमें तो आधे का अप्रूवल मिल जाए। आधे स्टेट्स में यदि सिंपल मेजोरिटी से भी उस बिल को या अमेंडमेंट को अप्रूवल मिल जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास साइन चला जाता है। यदि दोनों हो जाते हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए चला जाता है। और यदि 50% भी स्टेट्स या 14 से भी कम, बस 12-13 स्टेट्स ने अप्रूवल दे दिया लेकिन अभी तक कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एटलीस्ट 15% ऑफ स्टेट शुड अप्रूव दैट रेस्पेक्टिव बिल, तो वह उसको अप्रूव नहीं करा। तो ये एक तरीका ये है। जबकि सिंपल मेजोरिटी केवल जहां पर आपको जो मुद्दे फेडरलिज्म से नहीं जुड़ते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स का फेडरलिज्म से क्या लेना देना, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे डीपीएसपी, ये जितने भी मुद्दे जो फेडरलिज्म से नहीं जुड़ते उनमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की जिक्र होती है। यहाँ पर एक बात याद रखना कि आर्टिकल 368 में केवल स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट्स अप्रूवल का जिक्र है। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट माना जाता है, लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 में कवर नहीं होता। आर्टिकल 368 के अंदर यही केवल ये दो ही मेजोरिटीज कवर होती है पार्ट 20 में। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 368। इसे किसी दूसरे आर्टिकल में अलग अलग मुद्दों में अलग अलग आर्टिकल के अंदर कवर करा जाता है। आर्टिकल 368 में ये दो ही तरीके से अमेंडमेंट का जिक्र करा हुआ है। तो ये हमारा डिस्कशन था जिसमें हमने प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में सीखा। थैंक यू वेरी मच।